Good evening, everyone. Myself, Arshdeep Singh, Assistant Professor, Meera Medical Institute of Nursing and Hospital, Abohar. So today I am going to explain about the topic that is the important questions related with the community health nursing practical exam, part 2. So पिछली जो वीडियो थी या लाइव सेशन था, तो उसमें जो है मैंने आपको पार्ट 1 में 75 क्वेश्चंस नियर अबाउट आपको बताए थे। तो कुछ एक क्वेश्चंस जो है डिजीजेस से जुड़े हुए और टॉपिक्स जो कम्युनिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, तो पीपीटी स्लाइड्स हैं, साथ में मैं आपको कंटेंट जो है वो शो करता रहूंगा। ओके, सो आप ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप बेनिफिट ले सकें इस वीडियो से। सो ये वीडियो जो है, आज की जो वीडियो है, सो उसमें मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं सेकंड पार्ट है जो 76 जो नंबर क्वेश्चन है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको 75 क्वेश्चंस के रिलेटेड उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो कुछ क्वेश्चंस आज डिजीजेस से जुड़े हुए हैं, जो कि मेनली एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है आपको प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम जो है उसमें पूछता है। तो छोटा सा एक टॉपिक है, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज। मीजल्स जैसे कि आपको पता है कि एक डिजीज है, तो उसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड वो क्या रहता है। ओके, मीजल जैसे कि नोज एंड थ्रोट है, जो उसकी एक इन्फेक्शन काउंट की जाती है मेनली थ्रोट की, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है। सो दैट इज 10 डेज। सो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 10 डेज। नेक्स्ट है, कॉप्लिक्स स्पॉट्स आर सीन इन। और कॉप्लिक स्पॉट एक सिम्टम कह सकते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है, एक साइन सिम्टम हम कहते हैं कि देखने को हमें मिलता है। तो वो हमें किस डिजीज में देखने को मिलता है, तो उसका आंसर है रुबियोला, आल्सो नोन एज मीजल्स। मीजल्स का एक दूसरा नाम है रुबियोला वायरस, रुबियोला डिजीज हम उसको नाम दे देते हैं। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कॉप्लिक्स जो स्पॉट्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो होते क्या है ये कॉप्लिक स्पॉट, आर स्मॉल रेड स्पॉट्स विद वाइट ब्लू वाइट सेंटर्स ऑन द ओरल मिकोजा। जो ओरल मिकोजा है उसके ऊपर जो है रेड स्पॉट्स जो है विद ब्लू वाइट सेंटर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक सिम्टम है, एक साइन हम इसको बोल सकते हैं कि ये मीजल्स जो है उसके उस डिजीज से रिलेटेड ये कंफर्म करते हैं कि ये डिजीज जो है वो मीजल्स हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री सीज कंसर्न टू द मीजल्स। तीन सी जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं मीजल्स में, पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से सी हैं। फर्स्ट है कफ, खांसी जिसको हम बोलते हैं। ओके, सेकंड है कोरिएजा, एंड थर्ड है कंजक्टिवाइटिस। तो कोरिएजा क्या है, इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। जो नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ओके, तो उसको हम कोरिएजा जो है वो बोलते हैं। ओके, तो ये तीन सीज हैं जो ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज। चिकन पॉक्स एक इन्फेक्शन है, हाईली कम्युनिकेबल हम इसको बोल देते हैं, कंटेजियस इन्फेक्शन है। तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो उसका आंसर है वेरिसेला जोस्टर। ओके, नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। 80th क्वेश्चन इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज, दैट इज 14 to 16 डेज। ओके, सो ये जो कुछ एक क्वेश्चन हैं जैसे चिकन पॉक्स या मीजल्स के रिलेटेड, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछे जाते हैं। कम्युनिटी में अगर आते हैं तो वैसे इन जनरल भी ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ ये डिजीजेस लिंक करती हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल में और कम्युनिटी में। सो ये क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसका आंसर था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, दैट वाज 14 to 16 डेज। नेक्स्ट इज फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन इज। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनमें जो फर्स्ट साइन है चिकन पॉक्स का वो क्या रहता है, दैट इज आंसर इज रैशेस। रैशेस अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं चिकन पॉक्स के। अगर किसी भी बच्चे को चिकन पॉक्स है तो रैशेस फर्स्टली जो है, जो फर्स्ट साइन हम काउंट करते हैं कि चिकन पॉक्स का होता है, वो होते हैं रैशेस। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टेस्ट यूज टू कंडक्ट टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन। सो कुछ एक क्वेश्चन जो है वो HIV से रिलेटेड होंगे। सो इसमें फर्स्ट है, कौन सा हम टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं कि HIV इन्फेक्शन को हम डिटेक्ट करने के लिए। सो द आंसर इज अलाइजा। अलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हम जो कंफर्म करते हैं HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। सो इंडिया में जो पहला केस जो देखा गया इंडिया में, वो कब डिटेक्ट हुआ था? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, अगर वो एड्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। ओके, सो द आंसर इज 1986। ओके, नेक्स्ट इज आईसीटीसी। आईसीटीसी जो है, अगर हम बात करें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, तो उसमें अलग अलग फेजेस आते हैं। तो उन फेजेस में से एक इंटरवेंशन रहती है जो है आईसीटीसी के रिलेटेड। आईसीटीसी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो होता क्या है आईसीटीसी का फुल फॉर्म? दैट इज इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, आईसीटीसी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स का। इसमें क्या है, जो भी पेशेंट जिसको लगता है कि वो HIV पॉजिटिव हो सकता है, तो उसका नेम एक सीक्रेट रखा जाता है, रिवील नहीं किया जाता। एक काउंसलर के पास वो अपनी काउंसलिंग करवा सकता है, अपना HIV टेस्ट करवा सकता है। तो ऐसे सेंटर में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। ओके, सो दैट वाज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ड्रग मोस्ट वाइडली ट्राइड अगेंस्ट एड्स वायरस इज। तो जैसे कि हम सबको पता है कि एड्स का कोई हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसी ड्रग्स हैं जिन्हें हम MTCT, दैट मीन्स मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, उसमें भी हम यूज करते हैं। तो ताकि जो एड्स है वो ट्रांसमिट ना हो फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग। तो कुछ एक ऐसी ड्रग्स हैं जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं एड्स में, ट्राई करते हैं। ओके, तो उसमें से एक ड्रग का नाम है जाइडोविडीन। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर ड्रग इन केस ऑफ एड्स डिजीज। ओके, नेक्स्ट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज। ओके, सो एड्स का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो कौन सा वायरस है? तो वायरस एक कैटेगरी के अंदर है, तो रीट्रो वायरस है उसका नाम। ओके, तो अगर हम स्पेसिफाई करें तो इसका आंसर है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, नेक्स्ट, कापोसिस सार्कोमा इज एसोसिएटेड विद। जो कापोसिस सार्कोमा है, ओके, सो कापोसिस सार्कोमा इज एसोसिएटेड विद। सो ये एक हम कह देते हैं कि किस डिजीज से ये टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है, कापोसिस सार्कोमा। तो ये HIV से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स से जुड़ा हुआ है। ओके, तो होता है क्या है, कापोसिस सार्कोमा इज लिम्फेटिक एंडोथेलियल मैलिग्नेंसी कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल रेड और पर्पल मैक्यूल्स, पेप्यूल्स और नोड्यूल्स। तो मैलिग्नेंट जो है मैलिग्नेंसी होती है इसमें, और किन चीजों की? पर्पल जो है मैक्यूल्स, पेप्यूल्स और नोड्यूल्स जो है वो अपीयर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, सो इसी को हम आगे चल के कापोसिस सार्कोमा बोलते हैं। एक कंडीशन अपीयर हो जाती है एड्स के पेशेंट। ओके, HIV पॉजिटिव पेशेंट। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड? अब कुछ क्वेश्चन जो है वो टाइफाइड से जुड़े हुए हैं, कॉमन डिजीज हम इसको बोलते हैं। ओके, इसमें फीवर जो है वो देखा जाता है। मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम हम इसमें बात करें तो, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड? टाइफाइड जो है वो टाइफाइड जो है वो किस ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है? तो आंसर इज द इंटेस्टाइन्स। नेक्स्ट है, टाइफाइड टाइफाइड स्प्रेड्स बाय। टाइफाइड है जो वो कौन से रूट से जो है वो स्प्रेड होता है? तो रूट का आंसर है फीको ओरल रूट। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो हमारी फिंगर्स हैं, ओके, तो वो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे है, अगर वो प्रॉपर हाइजीन कंडीशन हम नहीं मैनेज करेंगे तो ऐसे जो है कंटेमिनेटेड मैटर्स वो है, वो हम इंजेस्ट कर लेते हैं, तो उससे आगे चल के थ्रू फूड जो है, तो वो आगे चल के टाइफाइड जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो ये इफेक्ट करता है बहुत सारे पर्सनस को, बहुत सारी एक पॉपुलेशन जो है वो रिस्क पे रहती है टाइफाइड के। ओके, सो द आंसर इज फीको और रूट। नेक्स्ट इज शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू असर्टेन द ससेप्टेबिलिटी टू। शिक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर नेम है मेडिकल लाइन में। तो ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि शिक टेस्ट जो है हम किस डिजीज को जो है वो डायग्नोस या डिटेक्ट करने में हम उसका यूज करते हैं।
So the answer is diphtheria. Next, results of which diagnostic test confirm the diagnosis of tuberculosis. और in case of tuberculosis जो है वो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं कंफर्म करने के लिए कि एक पर्सन को टीबी है या नहीं है. सो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो, उसका नाम है स्पूटम कल्चर. देखिए स्पूटम का एक सैंपल लिया जाता है, उसको मीडियम में ग्रो किया जाता है और उसके बाद में डिटेक्शन की जाती है कि रेदर द पर्सन इज टीबी जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव. ओके. नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाय. ट्यूबरक्लोसिस है वो कैसे स्प्रेड होता है, तो इसका एक जो आंसर है दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ओके. तो ड्रॉपलेट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई टीबी से इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो स्नीज करता है, कफ करता है, और जो स्नीजिंग और कफिंग होगी तो उससे ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो ड्रॉपलेट्स हैं तो वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो है वो बिखर जाएंगे. और अगर कोई पर्सन सामने है या उस एनवायरनमेंट में ब्रीदिंग करता है तो वो पर्सन सारे के सारे रिस्क पे रहेंगे कि उनको भी आगे चल के टीबी हो सकता है. ओके. तो ये एक रिस्क फैक्टर या स्प्रेड कैसे होता है, ये इसका आंसर यही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू और थ्रू द ड्रॉपलेट्स. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट थेरेपी यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज. सो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस की जो डिजीज है तो उसमें ट्रीटमेंट थेरेपी हम क्या यूज करते हैं, तो बहुत आपने एक नाम सुना होगा, डॉट्स. डॉट्स जो है एक हम शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी हम लेके चलते हैं, उसमें मल्टीपल ड्रग्स होती हैं. ओके. तो उसमें रिफैम्पिसिन, आइसोनाइजिड, पायराजिनामाइड एंड एक दो जो मैं बात करूँ भी 4 to 5 ड्रग्स जो है तो एक पैकेज में दी जाती हैं आगे पर्सनस को. ओके. तो उससे जो एक शॉर्ट कोर्स है वो करवाया जाता है. डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट जो शॉर्ट कोर्स है इसकी फुल फॉर्म रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही मिलेगा इसमें. डॉट्स स्टैंड्स फॉर, दैट मीन्स डॉट्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो दैट आंसर इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. ओके. सो ये आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. एक मिनट, आपको मैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी. ओके, वी आर बैक. सो डॉट्स जो है मैं जैसे कि बता रहा था आपको कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है. अगर आप पोस्ट बेसिक के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी फोर्थ ईयर के हैं, जीएनएम के हैं, तो ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि टीबी जो है एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया में. ओके. सो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस मेनली जो एग्जामिनर्स पूछते हैं, जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, करंट प्रॉब्लम्स हैं, करंट सिचुएशंस हैं जो इंडिया की जो एज अ बैरियर एक्ट कर रही हैं हेल्थ सिस्टम में. ओके. तो उसमें से एक है टीबी, और टीबी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉट्स थेरेपी का, जो उसके ट्रीटमेंट के तौर पे यूज किया जाता है. ओके. नेक्स्ट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज. तो जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बैसिलाई. ओके. नेक्स्ट, वेक्टर ऑफ मलेरिया इज. सो मलेरिया, अब ये डिजीज जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे. तो इसमें जो आता है कि मलेरिया की जो डिजीज है उसका वेक्टर क्या है. ओके. तो ये हमेशा ही स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है. कई बार एग्जामिनर पूछता है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है. ओके. सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम आ जाएंगे. अगर वो पूछता है कि वेक्टर क्या है, तो वेक्टर का आंसर ये है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. वहां पे हमने मॉस्किटो का नाम बताना है, ना कि ऑर्गेनिज्म का. ओके. बिकॉज द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर द वेक्टर, दैट which vector uh, will cause the disease of malaria in a specific person. Okay. तो उसका आंसर जो है वो रहेगा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. लेकिन in case the examiner is asking about the which type of organism is responsible for the causation of malaria in a specific person, so in that case answer will be Plasmodium vivax, Plasmodium ovale or Plasmodium falciparum depending upon the various type of conditions. Okay. or different types of the patients. Okay. सो वेक्टर ऑफ मलेरिया, अगर वेक्टर मैं आपको बता दूं वेक्टर्स क्या होते हैं. वेक्टर एक ट्रांसमिशन होती है,
इसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में लेके चलते हैं। दो मोड्स होते हैं ट्रांसमिशन के, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में वेक्टर आ जाता है, वेक्टर में आ जाते हैं हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोस, ये वेक्टर में इंक्लूड होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो वेक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हाउस फ्लाई, जो बहुत ही सारी इंफेक्शन और डिजीजेस को कॉज करती हैं। कैसे कि वो वेस्ट मैटर पे जो है डिस्पोजल जो भी होता है हमारा, ओके, उस पे बैठती हैं और वहां से उठ के वो हमारे फूड आइटम्स पे आकर बैठ जाती हैं। वहां पे वही वेस्ट आइटम को वो शेड ऑफ कर देती हैं और वही फूड हम इंजेस्ट कर लेते हैं और आगे चल के हम रिस्क पे रह जाते हैं बहुत सारी इन्फेक्शंस के। और इन केस ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो हमें बाइट करता है, ओके, और थ्रू ब्लड जो है वो आगे इन्फेक्शन जो है वो कंटिन्यू होती है। ओके, नेक्स्ट, वेक्टर ऑफ मलेरिया का आंसर मैंने आपको बता दिया, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट, इसका इससे ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, मलेरिया ट्रांसमिशन अकर्स बाय, उसका भी आंसर है वेक्टर। ओके, कई बार एग्जामिनर जो है वो ये पूछ लेता है इसका वेक्टर क्या है। कई बार ये पूछ लेगा कि जो मलेरिया है वो कौन से टाइप की डिजीज है। सो हमें यही बताना है कि एक वेक्टर बाउंड डिजीज में हम इसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, ड्रग यूज फॉर द प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज। सो आपने एक नाम सुना होगा ड्रग का कि जो हम मलेरिया में उसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, तो वो कौन सी ड्रग है? दैट ड्रग इज क्लोरोक्विन। ओके, सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो नेम है, बहुत ही पॉपुलर नेम है। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड इन मलेरिया इज। देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ये सारी चीजें पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन वो कई बार ये नहीं पढ़ते कि उस डिजीज से कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो मैंने इसमें ट्राई किया है कि आपको वो भी क्वेश्चंस इंक्लूड करूँ। तो इसमें एक मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड इन मलेरिया, मलेरिया के डिजीज में कौन सा ऑर्गन जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है? तो आंसर इज स्प्लीन। ओके, नेक्स्ट, मलेरिया से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, IRS स्टैंड्स फॉर। देखिए IRS क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग। हम सबको पता है कि जैसे मलेरिया प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम, एंटी मलेरिया प्रोग्राम और रेडिकेशन प्रोग्राम में हम स्प्रेइंग करते हैं, रेसिडुअल स्प्रेइंग करते हैं। ओके, तो यही है इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग। ओके, तो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कौन सा जो एंटोमोलॉजिकल हम मेजर को चेक करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो स्प्रेज हैं वो करते हैं। देखिए कई बार मॉस्किटो जो है किसी एरिया में वो DDT से रेजिस्टेंट होता है, तो उससे उस उसके अल्टरनेट में हम बहुत सारे और जो है इंसेक्टिसाइड, लार्विसाइड जो है हम यूज करते हैं। तो वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो इंडोर रेस्पिरेटरी स्प्रेइंग में आ जाती है। इंडोर मीन्स टू से इनसाइड द हाउस। और उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे स्पेसेस या वॉल्स या ऐसे कॉर्नर्स देखते हैं जहाँ पे वो मॉस्किटो रह सकता है, ग्रो कर सकता है, तो उन सभी को स्प्रे किया जाता है। ओके, so that is indoor residual spraying. नेक्स्ट इज पोलियो। अब पोलियो से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पोलियो इज मेनली इन्फेक्शन ऑफ। पोलियो जो डिजीज है जिसमें एक हम कह सकते हैं कि पर्सन या चाइल्ड जो है वो हैंडीकैप्ड हो जाता है आगे चल के, तो मेनली इन्फेक्शन कौन से सिस्टम की है? तो द आंसर इज एलिमेंट्री ट्रैक्ट। लेकिन 1% पर्सन जो है वैसे होते हैं जिनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई वो डिजीज जो है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलिटिस इज। सो पोलियोमाइलिटिस जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड का क्वेश्चन भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? दैट इज 7 to 14 days। ओके, सो ये जो है इंक्यूबेशन पीरियड है पोलियो का। नेक्स्ट, रेबीज से जुड़ी हुई डिजीज, रेबीज डिजीज से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है, डिजीज दैट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। सो कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोफोबिया कौन सी डिजीज है, तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है ये हमने सुना नहीं है। सो रेबीज जो है उसको हम एक और टर्म देते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिया। जो रेबीज से इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो वाटर जो है वो उससे उसको डर बना रहता है, इसलिए इस डिजीज को नाम दिया गया है हाइड्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट, नेगरी बॉडीज आर फाउंड इन सेल्स इन्फेक्टेड विथ। और नीगरी बॉडीज और नेगरी बॉडीज, ओके, तो इसमें क्या है कि जो पर्सन रेबीज से इन्फेक्टेड होता है तो उसके अंदर जो है हमें नेगरीज बॉडीज जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये एक साइन एंड सिम्टम रहता है रेबीज से इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर। ओके, नेक्स्ट, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी गेट्स इन्फेक्टेड इन रेबीज। सो जो रेबीज है उसमें कौन सा जो है सिस्टम
हमारा अफेक्टेड हो जाता है, दैट आंसर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी जो स्किन की डिजीज है, जो स्कार्स बन जाते हैं बॉडी में, ओके, ड्राइनेस हो जाती है स्किन की, मैक्यूल्स पेप्यूल्स और बहुत सारे, मतलब एक तरह से बहुत ही सीवियर कंडीशन की स्किन की डिजीज है। ओके, तो वो है लेप्रोसी। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? आंसर इज 2 to 5 years। ओके, नेक्स्ट अदर नेम ऑफ लेप्रोसी। देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, लेप्रोसी को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है हैंसन्स डिजीज। ये भी आपको हो सकता है कई बार पूछ लिया जाए, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द लेप्रोसी। ओके, सो द आंसर इज हैंसन्स डिजीज। नेक्स्ट, next question is disease which is imported into a country in which it does not otherwise occur is। so ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिजीज अगर किसी कंट्री में, मान लीजिए इंडिया में कोई ऐसी डिजीज है, पहले तो यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कहीं बाहर से आई है, तो एपिडेमियोलॉजिकल जो प्रोफेशन है उसमें हम उसको क्या टर्म देंगे? तो उसका आंसर है एग्जॉटिक डिजीज। ओके, सो इसका आंसर रहता है एग्जॉटिक। एपिडेमियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, और इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे क्वेश्चन एपिडेमियोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो एपिडेमियोलॉजी से रिलेट करता है। ओके, सो इसका ये मतलब यही है इस क्वेश्चन का कि कौन सी जो डिजीज जो पहले वहां पे उस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन किसी और कंट्री से वहां पे आई है, तो उस डिजीज को हम कौन सा नाम या कैटेगराइज कैसे करते हैं और कौन सी टर्म देते हैं? तो उस टर्म का नाम है एक्सोटिक डिजीज। ओके, नेक्स्ट, most common method used for identifying community health problem is। so एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो कॉमन मेथड है जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कम्युनिटी के में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, तो सबसे जो कॉमन मेथड हम यूज करते हैं वो क्या है? आंसर इज सर्वे। सर्वे करते हैं हम, घर घर जाके फैमिली मेंबर से पूछते हैं, बात करते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। कम्युनिटी ड्यूटीज में आप जाते हो, किसी भी कोर्स के आप स्टूडेंट हो, तो हर एक में जो सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, और कॉमन मेथड जो है वो सर्वे का रहता है, और सबसे इफेक्टिव मेथड्स में से एक है सर्वे, क्योंकि हम जो है ग्राउंड लेवल पर जाके एक्चुअल में रियल लाइफ सिचुएशंस क्या है, तो सर्वे के अकॉर्डिंगली हम सर्वे करके खुद जो है वो बिल्कुल एक्चुअल डाटा, फैक्चुअल डाटा जो है वो असेस कर सकते हैं। ओके, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। नेक्स्ट, सेंसस आर डन एवरी, और इसमें क्वेश्चन है कि जो सेंसस है वो हर एक कितने साल बाद होता है? तो इसका आंसर है 10 साल बाद। ठीक है, तो रिसेंट जो था वो 2011 में हुआ था जो हमारा सेंसस है, और अब चल के जो है आगे 10 साल बाद जो है इसको फिर से कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, सेंसस में क्या देखा जाता है कि कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, उसका डेथ रेट क्या चल रहा है, कितनी पॉपुलेशन ऐड हुई इन 10 सालों में। ओके, वाइटल स्टेटिस्टिक्स को काउंट किया जाता है, बहुत सारी वाइटल स्टेटिस्टिक्स होती हैं, इसमें मेनली जो है वो जो है एमएमआर, आईएमआर और डेथ रेट, बर्थ रेट, और ये सारे जो हैं स्टैटिस्टिक्स हम कलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट कलेक्टेड। ये जो क्वेश्चंस हैं, अब ये हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर हैं, कई बार ये पूछ लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में हमारे पास सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी होते हैं, तो इनमें भी ये जो है हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी रहता है, इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में भी ये एडिट रहते हैं। उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट वो कौन से बैग में हम कलेक्ट करते हैं? ओके, इन्फेक्शियस जो इन्फेक्टेड है, नॉन शार्प, लेकिन वो शार्प नहीं है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो उनको कौन से बैग में कलेक्ट किया जाता है? येलो बैग में। ओके, नेक्स्ट, इन हॉस्पिटल वेस्ट ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स आर डिस्कार्डेड इन येलो बैग। ओके, तो इसका भी आंसर यही है। नेक्स्ट, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी डिस्पोज्ड इन। तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इन्फेक्टेड हैं और शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको कौन से हम बैग में जो है वो डिस्कार्ड करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं? तो आंसर इज ब्लू बैग। दूसरा एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार ये गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइंस को चेंज करती है, टाइम टू टाइम वेरी हो सकता है, तो ये हमें रिसेंट चेक करना पड़ता है कि कौन सी गाइडलाइंस जो है कहाँ पे वो कैसे चल रही हैं, तो गाइडलाइंस कई बार चेंज हो जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली बैग जो है उसके कलर भी चेंज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हॉस्पिटल ड्रेसिंग्स
आर बेस्ट डिस्ट्रॉयड बाय। सो जो हॉस्पिटल में ड्रेसिंग्स होती हैं, जैसे डेली पेशेंट्स आते हैं, इन पेशेंट्स होते हैं, उनकी हम केयर करते हैं, तो उसमें ड्रेसिंग्स जो है हम रिमूव करते हैं, न्यू ड्रेसिंग जो वो हम उनको केयर हम ड्रेसिंग्स को चेंज करते हैं। ओके, न्यू ड्रेसिंग को अप्लाई करते हैं और पुरानी को डिस्कार्ड करनी है। तो जो पुराने वाली है इम्पैक्टेड ड्रेसिंग होगी, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बेस्ट बेस्ट मेथड कौन सा है? एंड द आंसर इज बर्निंग। ओके, उसको जला दिया जाता है। नेक्स्ट, टर्म कम्प्रीहेंसिव केयर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। सो एक टर्म है कम्प्रीहेंसिव केयर, दैट मींस बेसिक केयर, जिसमें प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, ऐसी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, ये केयर्स हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। तो वो फर्स्टली किस कमेटी ने या किन्होंने जो है वो टर्म जो है अपॉइंट की थी या फर्स्ट पॉइंट की थी ये टर्म? सो द आंसर इज भोर कमेटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 1943 में कमेटी बनी थी, जिसने 1946 में अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और जिसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस्ड होकर आगे पीएससी, सब सेंटर, इन सभी को एक स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया था। ओके, नेक्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ पेशेंट ऑन प्रायोरिटी बेस इन इमरजेंसी कंडीशन इज कॉल्ड। देखिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। कई बार एग्जामिनर बहुत बार पूछ लेता है डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। डिजास्टर दैट मीन्स कोई भी कंडीशन हो सकती है, छोटे से छोटी प्रॉब्लम से लेके एक छोटे एरिया में प्रॉब्लम से लेके एक पूरी कंट्री में डिजास्टर जो है वो हो सकता है। सुनामी है, वो भी डिजास्टर हो सकता है। एक बिल्डिंग गिर गई, लोग उसमें फंसे हुए हैं, तो वो भी एक डिजास्टर हो सकता है। नेचुरल हो सकता है, मैन मेड डिजास्टर भी हो सकता है। तो उसमें हम पेशेंट्स को कैसे केयर देते हैं, जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको कैसे केयर देते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि बहुत सारे उसमें पर्सन हैं, तो पहले किसको केयर देनी है, तो ये प्रायोरिटी एक बनाई जाती है। तो वो प्रायोरिटी बनाने का जो सिस्टम है, उसको हम टॉपिक के अंडर काउंट करते हैं। दैट टॉपिक इज ट्रायज सिस्टम और ट्रायज मेथड। ओके, ट्रायज इसको बोलते हैं। उसमें कलर कोडिंग हम करते हैं अलग अलग पेशेंट्स की या पर्सन की। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली जो वहाँ पे वॉलंटियर्स या हेल्थ पर्सनल्स रहते हैं, उनको पता लगता है कि इनको कौन से लेवल की केयर देनी है, इनको इमीडिएट केयर देनी है, इनको एमरजेंट केयर देनी है, या इनको जो है केयर अगर थोड़ी देर ना मिल पाए तो ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो आगे चल के किसी और पर्सन को केयर देने की जो है वो ट्राई करते हैं। तो ये सारे जो हैं हम कहें कि ट्रायज सिस्टम जो हमारा रहता है, तो उसमें जो है ये मेथड जो है, हम उसमें कलर कोडिंग करते हैं, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक आता है। ओके, तो इससे जुड़े हुए दो तीन क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि कलर यूज फॉर टैगिंग ए कलर यूज फॉर टैगिंग अ डेड बॉडी। अगर कोई डेड बॉडी है तो उसको हम कौन से कलर कोडिंग देते हैं? सो आंसर इज ब्लैक। ओके, नेक्स्ट, येलो कलर इन ट्रायज इंडिकेट्स एमरजेंट केयर। ओके, अगर किसी पर्सन को येलो टैग दिया गया है, येलो कलर दिया गया है, तो उसका मतलब यह है कि इनको इमरजेंसी सिचुएशन में अभी केयर चाहिए, ताकि इनको जो है मतलब इमीडिएट नहीं, लेकिन एमरजेंट केयर इनको चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो डेंगू फीवर से रिलेट है। सो डेंगू फीवर है, डेंगू हमें पता ही है एक डिजीज है। ओके, तो उसका जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, उसका नाम क्या है? द आंसर इज आर्बो वायरस। ओके, नेक्स्ट, ब्रेक बॉर्न फीवर इज द अदर नेम ऑफ। ये क्वेश्चन भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी पूछ सकता है कि डेंगू फीवर का दूसरा नाम बताओ। या तो क्वेश्चन ये होगा, या ब्रेक बोन फीवर है, इसको किस और नाम से जाना जाता है, उसका नाम बताओ। सो वाइस वर्सा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो ब्रेक बॉर्न फीवर का अगर नाम आए तो आंसर जो होगा वो डेंगू फीवर होगा, और अगर डेंगू फीवर के बारे में पूछा जाए इसका दूसरा नाम, तो आंसर होगा ब्रेक बॉर्न फीवर। ओके, नेक्स्ट, डेंगू फीवर इज नेक्स्ट इज डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। ओके, सो जो डेंगू फीवर है वो कौन से मच्छर के काटने से जो आगे फैलता है, या इन्फेक्टेड इन्फेक्शन जो है वो आगे एक पर्सन में होती है। तो ये वेक्टर की बात हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की नहीं, वेक्टर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की नहीं। वेक्टर जो इसमें है दैट इज एडिस एजिप्टी, जो मॉस्किटो है वो जो है आगे चल के डेंगू जो है वो कॉज करता है। देखिए, रिसेंट अभी टाइम में पंजाब में की अगर बात करें तो डेंगू जो है उसके केसेस एकदम से बहुत बढ़ गए थे। ओके, ये जब भी रेनी सीजन रहता है या कुछ एक टाइम पीरियड आता है जिसमें वो ग्रो कर सकता है, तो वो रिस्क उस एरिया में बन जाता है, उस टाइम पीरियड में बन जाता है, उसके केसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं उस मॉस्किटो के थ्रू।
ओके, इन्फेक्शन जो है मॉस्किटो से आगे स्प्रेड आउट हो जाती है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एजेंट ऑफ वूपिंग कफ। तो वूपिंग कफ है एक डिजीज के तौर पे हम इसको लेकर चलते हैं, तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका आंसर है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ओके, सो इसका अगर मैं बात करूं सेकंड नेम, तो इसका वूपिंग कफ का सेकंड नाम भी है, दैट इज पर्ट्यूसिस। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस इसको हम बोलते हैं, और इसका सेकंड नेम जो है इस डिसीज का, दैट इज पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें, डिजीज कॉज्ड बाय ट्रैपोनिमा पैलिडम। ओके, एक ट्रैपोनिमा पैलिडम एक कॉजेटिव एजेंट हम बात करते हैं, तो उससे कौन सी डिजीज आगे चलकर होती है? तो एक डिजीज है जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर भी लेके चलते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के आगे भी लेके चलते हैं, तो उसका आंसर है सिफिलिस। ओके, सो ये था लास्ट क्वेश्चन, डिजीज जो है ट्रैपोनिमा पैलिडम कॉज करता है वो कौन सी डिजीज है? आंसर उसका है सिफिलिस। ओके, सो दैट वाज अबाउट द टूडेज टॉपिक। तो आज मैंने आपको जो है कुछ एक और क्वेश्चन जो हैं बता दिए हैं, तो टोटल आपके पास 130 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 2 लेक्चर्स में। तो इसके बाद मैं और ट्राई करूँगा, अगर मैं और क्वेश्चंस आपको जो है प्रेजेंट कर सकूँ, अलग अलग मेरे हमारी जो टीम है, तो अलग अलग जो हमारे पास मेजर टॉपिक्स मेजर जो है सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनका प्रैक्टिकल भी होता है, वाइवा भी होता है, तो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं कुछ एक फंडामेंटल से जुड़े हुए हमारे कलीग्स ने आपके सामने क्वेश्चंस रखे थे, एक्सप्लेन किए थे। आगे चलकर हम और भी लेके आएंगे, एमएस और मिडवाइफरी से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये आप अगर आपका प्रैक्टिकल है तो आप पढ़ के जा सकते हैं, उसमें से मेनली आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। और मैं आपको स्लाइड्स एक बार दिखा देता हूँ कि अगर कहीं पे किसी स्लाइड में आपको कोई क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं मिल पाया, तो आप देख लीजिए, और इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, स्क्रीनशॉट आप लेके तो उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। ओके, सो ये आज की फर्स्ट स्लाइड थी, इसमें क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। ओके, सो ये मैंने आपको सारी सारी स्लाइड्स जो हैं शो कर दी हैं, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और आगे चल के जो है वो क्वेश्चंस अगर आपका प्रैक्टिकल रहेगा तो जरूर आप इनको पढ़ के जाइए, और आप अच्छे जो है मार्क्स या अपनी परफॉर्मेंस अचीव स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ओके, थैंक यू।